हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। अब हम कर रहे हैं पार्ट 3। ऑलरेडी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। पार्ट 2 मैंने अभी आज ही अपलोड किया और पार्ट 3 भी आज ही अपलोड कर रही हूँ, ताकि जो आज मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं उनकी कंप्लीटली रिवाइज हो जाए, और जो आराम से कर रहे हैं वो आराम से कर लेना। हमारे 2-3 टॉपिक ही रह गए हैं, वो हम अभी कंप्लीट करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा कंप्लीट रिवीजन जो है वो आज हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिलिप्स कर्व से। लास्ट क्लास हमारी शायद डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। फिलिप्स कर्व में सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, 3 कंक्लूजन लिख रखे हैं। देखो, फिलिप्स कर्व पे केन्स ने भी काम किया है, फ्रीडमैन ने भी किया है, न्यू क्लासिकल्स ने भी किया है और न्यू केन्जियंस ने भी किया है। तो सबसे पहले अगर हम केन्जियन की बात करें, AW फिलिप्स कर्व की बात करें, तो यहाँ पे शॉर्ट रन में देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व जो शो करता है वो रिलेशन शो करता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा रिलेशन है, जो है इनवर्स रिलेशन है। तो केन्जियन कहते हैं कि शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ है, मींस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट इन लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ऐसा नहीं होगा लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में चाहे AW हो, चाहे मोनेटरिस्ट हो, चाहे न्यू क्लासिकल्स हो, तीनों ने ये कहा है कि लॉन्ग रन में देयर इज नो ट्रेड ऑफ। बट शॉर्ट रन में केन्जियन ने कहा है कि ट्रेड ऑफ होगा, मोनेटरिस्ट ने कहा है और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है दैट द एक्सपेक्टेशंस आर एडेप्टिव, और न्यू क्लासिकल्स ने कहा है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो रेशनल है, और ना ही शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ होगा ना ही लॉन्ग रन में ट्रेड ऑफ होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम केन्जियन की बात करें तो ये कहते हैं जो कंज्यूमर है ये एनिमल स्पिरिट पे काम करते हैं, बैकवर्ड लुकिंग है। वो ये समझते हैं कि जो फ्यूचर है आपका वो प्रेजेंट की तरह ही होगा, फ्यूचर में भी यही चीज होगी, इसलिए वो इसको समझ नहीं पाते, और इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। बट वहीं अगर हम स्टेटिक एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, वहीं अगर हम मोनेटरिस्ट की बात करें तो ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस एडेप्टिव होती है, धीरे धीरे लोग सीखते हैं और फिर बाद में पॉलिसीज जो है वो इफेक्ट करना, अपना जो इफेक्ट है वो डालना कम कर देती है, इफेक्टिव नहीं होती वो लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में होती है, और धीरे धीरे हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो एडेप्टिव होती है, चेंज होती जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम न्यू क्लासिकल्स की बात करें तो ये कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आपकी रेशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है। इंसान जो है वो ऑन एन एवरेज गलतियां नहीं करता है, गलती हो भी जाती है तो वो रैंडम एरर है जस्ट, और वो अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर करता है, उसे सब पता है कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, अभी कोविड का था, कोविड की जब फेज 1 आई किसी को नहीं पता था, फेज 2 आई और भी ज्यादा थी, लेकिन फिर बाद में लोगों ने इस चीज को क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, उन्होंने सीख लिया कि हमें कोविड जैसे सिचुएशन में क्या क्या करना है। वही बात है। तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की बात करें, केन्जियन फ्रेमवर्क की बात करें, तो 1957 में आया था ये, जिसने क्या बताया दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या होता है, वो रिलेशन होता है। बिफोर AW फिलिप्स से भी पहले इरविंग फिशर, गॉर्डन, अकरलॉफ फर्स्ट वन थे। इरविंग फिशर फर्स्ट वन था जिसने फाइंड किया था दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन 1926 में। फिलिप्स कर्व क्या एक्सप्रेस करता है कि एक शॉर्ट रन लिंक होता है रियल और नॉमिनल वेरिएबल्स में। रियल वेरिएबल क्या है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, और नॉमिनल वेरिएबल क्या है, हमारा इन्फ्लेशन, जो हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, और रियल वेरिएबल हमारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे। मतलब जैसे आपके वेजेस बढ़ेंगे वैसे ही आपकी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, और इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरह अगर आपके वेजेस कम होंगे तो आपकी इंप्लॉयमेंट कम होगी, इंप्लॉयमेंट कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब एट 5.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या होगा, जीरो वेज इन्फ्लेशन। इस पॉइंट पे देयर इज अ जीरो वेज इन्फ्लेशन इन्होंने कहा। लेबर सप्लाई जो है वो किसके इक्वल है, W/PO इज इक्वल टू PE। ओरिजिनल प्राइस और एक्सपेक्टेशंस आपकी सेम है, या फिर और शॉर्ट रन में कहें कि एक्सपेक्टेशंस ओरिजिनल प्राइस के बराबर है। मतलब शॉर्ट रन में स्टेटिक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, एनिमल स्पिरिट होते हैं, बैकवर्ड लुकिंग जो होते हैं। एक्सपेक्टेशंस ये समझते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में जो प्राइसेस है वो सिमिलर है और बेस्ड है पास्ट प्राइस ट्रेंड पे, हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस पे। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एम्प्लॉयमेंट कर्व हम क्या बताते हैं, फंक्शनल है एक्सपेक्टेड प्राइस का ही। ये जो हमने एक्सपेक्टेड प्राइस बताया इसी का क्या है, फंक्शन है ये, एग्रीगेट सप्लाई या फिर एम्प्लॉयमेंट का। लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में भी ये जो आपकी प्राइस एक्सपेक्टेशन है, PO ओरिजिनल प्राइस है, वो आपके एक्सपेक्टेशन के क्या होंगे, बराबर होंगे, और जो PE होगा वो P3 वो आगे फ्यूचर के बराबर होगा। मतलब जो हमारा प्रेजेंट है वो फ्यूचर की तरह ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेबर सप्लाई क्या शो करती है, देयर इज अ पॉजिटिव फंक्शन विद मनी वेज बढ़ेंगे, लेबर सप्लाई बढ़ेगी, और नेगेटिव फंक्शन होगा विद द प्राइस लेवल बढ़ेंगे
तो हमारी लेबर सप्लाई क्या होगी, कम होगी। बस पॉजिटिव फंक्शन है मनी वेज के साथ और नेगेटिव फंक्शन किसके साथ होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल के साथ, क्योंकि हम इस फॉर्मूले में क्या देख रहे हैं, लेबर की जो सप्लाई है वो फंक्शन है किसका, वेजेस अपॉन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। तो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल के साथ क्या है, पॉजिटिव रिलेशन कि वेजेस बढ़ेंगे तो लेबर सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस लेवल के साथ कैसा है, इनवर्स रिलेशन, प्राइस बढ़ेंगे तो ये आपकी लेबर सप्लाई क्या होगी, कम होगी। वही ये बता रहे हैं। नाउ मूविंग फर्दर, इन्फ्लेशन या फिर एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स का, फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट, इन्होंने क्या बोला कि मनी सप्लाई आपकी नॉमिनल होगी। शॉर्ट रन में आपका जो नेशनल इनकम और आउटपुट जो है वो रियल, और लॉन्ग रन में आपके प्राइसेस क्या होंगे, नॉमिनल होंगे। इन्होंने कंसेप्ट दिया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रीडमैन ने 1968 और एडमंड फिलिप्स 1970, दोनों ने मिलके क्या बोला गया कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कि ऐसा लेवल अनएम्प्लॉयमेंट का, इतनी लोवेस्ट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल है जो इकोनॉमी पर परस्यू कर सकती है विदाउट क्रिएटिंग एनी इन्फ्लेशन, बिना इन्फ्लेशन क्रिएट करें हम उस लेवल, लोवेस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रेट चाहे और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसके बराबर होगी, स्ट्रक्चरल प्लस फ्रिक्शनल प्लस इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इतना लोवेस्ट लेवल अनएम्प्लॉयमेंट का जो हम परस्यू कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी इन्फ्लेशन, उससे इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगा। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या रिड्यूस करता है, आपकी स्ट्रक्चरल पॉलिसीज को रिड्यूस करता है। शॉर्ट रन हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा कि शॉर्ट रन में तो वही ट्रेड ऑफ होगा ही होगा, लेकिन लॉन्ग रन में आके पॉलिसी चेंज हुई, फिर वापस इधर गए, फिर पॉलिसी चेंज, फिर वापस इधर गए, लेकिन लॉन्ग रन में चीजें क्या रहेंगी आपकी, देयर इज अ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपके इन्फ्लेशन में चेंज होने से आपके अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आएगा। अब लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो मैंने आपको जब ये एमसीक्यू करवाया था तो एक तो हमें इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला दे रखा है, हमें एक वेज रेट के हिसाब से भी दे रखा है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो वो आप एमसीक्यू सीरीज जो है देख लेना। देखो जितने भी वन शॉट है, अगर आप ये वन शॉट पूरी कर लो और उसके साथ आप एमसीक्यू जो है एमसीक्यू की सीरीज कर लो, तो उसमें भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो आपकी खुद की रिवीजन मैटर करती है सबसे ज्यादा, मेरे पढ़ाने से भी ज्यादा ये मैटर करता है कि आप अच्छे से रिवाइज करते रहो चीजों को। तो लॉन्ग रन में एक्चुअल इन्फ्लेशन किसके बराबर होगा, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस एच, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसके बराबर है, आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर होती है। देखो अगर आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन ज्यादा है एक्सपेक्टेड से, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट लेस देन है नेचुरल से, इसका मतलब इकोनॉमी एक्सपेंड कर सकती है क्योंकि आपकी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो इस पॉइंट पे इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन हमारे जो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, यू माइनस यू एन, मतलब एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज इट इज लेस देन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, अगर आपका ज्यादा है किससे, एक्चुअल इन्फ्लेशन से, तो उस टाइम पे आपकी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी किससे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, तो ये आपको क्या देंगे, ये आपको पॉजिटिव देंगे। ये चीज ज्यादा होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, नॉर्मल अगर लगाओ दिमाग तो कह क्या रहे हैं कि अगर मान लो ये 50 है और ये 40 है, तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपकी ज्यादा है नेचुरल से, तो आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा, है ना। तो और अगर हम कहें पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस 1, मतलब मैं ये आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ कि मैंने ये माना 2024, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, 2023 पे, माइनस एच आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। इस तरीके से हम इन्फ्लेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नियो क्लासिकल्स की, तो नियो क्लासिकल से कौन कौन रिलेटेड है, जॉन मुथ, लुकस, थॉमस सर्जेंट, ये सब रिलेटेड है। रेशनल एक्सपेक्टेशंस, रियल बिजनेस स्कूल्स की बात की, रेडिकल्स है ये। जॉन मुथ क्या कहते हैं कि रेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट, इन्होंने दिया 1961 में। रॉबर्ट लुकस ने क्या दिया, एक्सपेक्टेशंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ मनी 1972 में, ध्यान रखेंगे ये चीज भी। और ये क्या कहते हैं, इनकी थ्योरी है दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बी फूल पीपल। लुकस ने इनइफेक्टिवनेस थ्योरम दी है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि लोगों के पास अब रेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस रेशनल है, मतलब दे कैन एंटिसिपेट द आउटकम। उनको पता है कि अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लगाई है तो इसका क्या आउटकम होगा, वो ऑन एन एवरेज सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं, उनको सब पता है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हैं,
वो सारी क्लासेस भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उन्हें पता है, उन्होंने सारी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रखी है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो क्या होंगी, इनइफेक्टिव होगी। तो इन्होंने न्यू क्लासिकल्स ने सपोर्ट किसको किया है, मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट किया है, फिस्कल को नहीं किया। अगर आप नॉर्मल लॉजिक लगाओ तो क्लासिकल्स क्या कहते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार की इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो न्यू क्लासिकल्स भी कहीं ना कहीं क्लासिकल्स से ही आए हैं, इसी के वर्जन को आगे और डिफाइन किया है। तो ऑब्वियसली ये फिस्कल पॉलिसी को, गवर्नमेंट की पॉलिसी को कैसे सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं रादर देन फिस्कल पॉलिसी। और हमारे जो क्लासिकल्स हैं वो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट हैं, तो लूकास सर्जेंट भी क्या है, हमारे सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट है। केन्स हमारा क्या है, केन्स हमारा डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट है, इफेक्टिव डिमांड की बात की है। सो न्यू क्लासिकल्स फेवर करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, कि मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी, इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी। ठीक है, ये चीज जो है वो ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या डिफरेंस है। देखो ये जो है वो एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, जबकि एनआरयू क्या है, एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, अगर शॉर्ट रन का है तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट लूकास और मोतीगिलानी ने दिया था, जबकि ये कॉन्सेप्ट मिल्टन फ्रीडमैन और फिल्प्स ने दिया था, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारी जो इन्फ्लेशन होगी वो हमारी क्या होगी, 0%। जबकि ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन अगर आपका 5.5% है, मतलब आपकी इन्फ्लेशन की जो रेंज है वो 5 से 6% के बीच में जो है वो रहेगी, और आपका इन्फ्लेशन जो है लगभग क्या रहेगा, इसी के बीच में रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंडिपेंडेंट है, जबकि यहाँ पे क्या बोले, नॉन एक्सेलरेशन इन इन्फ्लेशन रेट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिस्टेंट, मतलब आपका इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं क्या रहेगा, स्टेबल। यहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट है, किससे, विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन से। लॉन्ग रन में हमें पता है ना कि कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, तो इन्फ्लेशन कितना भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट। नाउ नेक्स्ट अगर हम न्यू केन्जियन की बात करें, तो न्यू केन्जियन तो बात करता है कि डिवाइन कोइंसिडेंस, सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, मतलब कि एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि ये सारी चीज हो जाए, सब कुछ बहुत बढ़िया हो, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए, आउटपुट गैप भी हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है वो भी कम हो जाए, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। सो अगर हम टूडेज इन्फ्लेशन पार्टी अगर हम देखते हैं तो वो किसके बराबर होगा, बीटा ई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के प्लस एक्चुअल आउटपुट माइनस फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट की। एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आपका कितना है, कि एक्चुअल आउटपुट इतना कर रहे हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट में होंगे तो हम कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टुडेज इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। अब ये जो अल्फा का साइन है, अल्फा का साइन आपको क्या डिफाइन कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ आउटपुट गैप दैट इफेक्ट्स द इन्फ्लेशन, कि जो इन्फ्लेशन को इफेक्ट करे। बीटा आपको क्या डिफाइन कर रहा है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस की, एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के क्या कोफिशिएंट है वो इसने ले रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट माइनस फुल एम्प्लॉयमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो किसके बराबर है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर है। तो उस पॉइंट पे आपका जो टुडेज इन्फ्लेशन है वो आपके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर होगा। जो आज इन्फ्लेशन है तो और जो आपने एक्सपेक्टेशन की है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा 0। सो 23 का इन्फ्लेशन हमने जो एक्सपेक्ट की है वो 24 में हो जाएगा। हम स्टेबलाइज कर पाएंगे इन्फ्लेशन को, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन जो है वो सही लगा ली। कैसे, कि हमने एक्चुअल जो आउटपुट है उसको किसके बराबर कर दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट के बराबर कर दिया। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस ही है, कि मतलब हमें सारी चीजें बिल्कुल सही दिख रही हैं। ठीक है, सब चीजें बिल्कुल सही है तभी ये चीजें हो सकती है, वरना कहाँ एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो है वो सेम हो सकता है, ऐसा हो सकता है नहीं, वरना फिर हम अंडर डेवलप या कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इकोनॉमी में। और इकोनॉमी में अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम इकोनॉमी पढ़ेंगे क्या, जब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं तभी तो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम टॉबिन्स के फिलिप्स कर्व की बात करें तो ये किंग शेप फिलिप्स कर्व देता है, और इसने यहाँ पे बात की है क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे इसने बात की है क्रिटिकल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। फिलिप्स कर्व यहाँ तक तो सही है, देयर इज नो ट्रेड ऑफ, लेकिन उसके बाद जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, लेकिन धीरे धीरे पीसी जो है वर्टिकल हो जाएगा, मींस देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज द वेजेस आर स्टिकी। ठीक है, उसके बाद अगर हम सोलो फिलिप्स कर्व की बात करें तो इन्होंने भी किंग शेप फिलिप्स कर्व ही दिया है, और वेजेस को वही स्टिकी लिया है। स्टार्टिंग में नो ट्रेड ऑफ, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, फिलिप्स कर्व एग्जिस्ट करेगा व्हेन द इन्फ्लेशन इज नेगेटिव, जब इन्फ्लेशन आपका नेगेटिव में है, नेगेटिव साइड में है यहाँ पे, तो आपका ट्रेड ऑफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशन जो है, इनवर्स रिलेशन वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो पॉजिटिव की तरफ जाता रहेगा, लॉन्ग रन में आपका जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का है उसमें कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होगा, मीन्स कोई भी रिलेशन नहीं होगा।
क्लियर है। उसके बाद अगर हम ओकन्स लॉ की बात करें तो इसकी मैंने 5 मिनट की वीडियो बना रखी है, वो ध्यान से देख लेना। कहना क्या चाहता है कि नेगेटिव रिलेशन जो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने अभी बताया एक्चुअल और आपका एक्सपेक्टेड वाला, ठीक है। एक्चुअल और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला देखो, अभी हमने फिलिप्स कर्व किया था, उसमें ही मैंने इन्फ्लेशन का जो ये फॉर्मूला है वो बताया था। और क्या बताया था, ये रहा एक्चुअल और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यही कह रहा है ओकन्स लॉ, आपका यही डिफाइन कर रहा है दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को 1% से कम कर रहे हो ना, तो आपका जीडीपी जो है वो 2% से बढ़ेगा। अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 1% से बढ़ गई तो आपका जीडीपी 2% से कम होगा। इसे ओकन्स रूल ऑफ थंब भी कहा गया है। और ओरिजिनली अगर हम बात करें तो 2% हमारा आउटपुट जो बढ़ रहा है उसमें क्या क्या चेंज है, कैसे हमने उस चीज को डिफाइन किया कि 1% तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, उसकी वजह से हमारा आउटपुट बढ़ा। 0.5% हमारी लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा। 0.5 हमारी ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, आवर्स वर्कड है, वो बढ़े। प्लस 1 हमारी टोटल हमारी, इसका मतलब टोटल हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। तो टोटल जो 2% चेंज आएगा हमारे आउटपुट में अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 1% से कम हो रही है तो, ठीक है। 1% से अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो टोटल हमारा चेंज कितना आएगा, 2% का जीडीपी में जो है वो चेंज आएगा। उसके बाद अगर हम एबल्स और बर्नेक की बात करें, गैप वर्जन दिया इन्होंने ओकन्स लॉ में ही, वही वाई फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी माइनस एक्चुअल जीडीपी डिवाइडेड बाय फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी किसके बराबर है, आपके साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर है। ये डिफरेंट वर्जन है ओकन्स का, ये भी एक वर्जन है, देख लेना। एच का मतलब एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये अलग अलग वर्जन है ओकन्स लॉ के, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अगर आप देखना चाहो, लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ओकन्स लॉ क्या एम्प्लॉय करता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, देन रियल नेट आउटपुट ग्रोज, तो हमारा रियल नेट आउटपुट क्या होगा, ग्रो होगा, विदाउट एनी रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, बिना अनएम्प्लॉयमेंट में रिड्यूस हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बिना कम हुए। दिस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। कहने का मतलब क्या है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, तो फिर उनको और लेबर रखने की जरूरत क्या है, जब मेरे 10 लेबर ही मेरे को 100 आउटपुट बना के दे रहे हैं और उतने की ही डिमांड है, तो क्या मैं हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, लेकिन अगर एम्प्लॉय को जरूरत ही नहीं है, वो अपने 10 लेबर से ही पूरा काम करवा पा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने का और आउटपुट बढ़ने का हमारी क्या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऑनर रखेगा ही नहीं और लोगों को। वो देख लेगा कि 10 लोग ही मेरा 100 काम कर रहे हैं, जो मुझे 100 प्रोडक्ट बनाने हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि एक जॉबलेस ग्रोथ जो क्रिएट होगी, क्योंकि हमारे लेबर की प्रोडक्टिविटी भी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। वो अगर 10 घंटे में 100 प्रोडक्ट बना पा रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने का मतलब है कि वो अब 10 घंटे में 150 प्रोडक्ट बना पा रहा है। तो अब ये जो 10 ही लेबर 150 प्रोडक्ट बना पा रहा है, तो और लेबर रखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्या क्रिएट करेगी, एक प्रोसेस ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। नाउ सेक्रीफाइस रेशियो तो हमने किया भी था, परसेंटेज चेंज इन लॉस कॉस्ट ऑफ जीडीपी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉस्ट, परसेंटेज चेंज इन लॉस्ट ऑफ जीडीपी या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन। सैक्रिफाइस रेशियो मतलब लॉस ऑफ आउटपुट सस्टेन्ड बाय एन इकोनॉमी टू अचीव अ रिडक्शन इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन। अगर हम इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन अचीव करना है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग रन इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए 1% पॉइंट से, तो फ्रेडमैन एंड फेल्प्स आर्ग्यू करते हैं दैट वी हैव टू और वी ट्राई टू अटेम्प्ट लोअर अनएम्प्लॉयमेंट बिलो इट्स नेचुरल रेट। हमें नेचुरल रेट से भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन जो है लॉन्ग रन में कम हो जाए, ठीक है। बस यही चीज उन्होंने बोली, परसेंटेज चेंज इन लॉस्ट ऑफ जीडीपी, हमें कितना लॉस उठाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कितनी होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन, अगर हमें इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है। वहीं अगर हम मिजरी इंडेक्स की बात करें तो मिजरी इंडेक्स क्या कहता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आर्थर ऑकन्स है, उन्होंने ही बोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन बोथ ऑफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जो हमने अभी कर लिया। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरीके की कॉस्ट आती है, जिसे क्या बोला गया है, इकोनॉमिक डिस्कम्फर्ट इंडेक्स बोला गया है। बैरो मिजरी इंडेक्स है एक रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्लस परसेंटेज चेंज इन रेट प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट, अगर नेगेटिव है तो। हैंकीज का जो है हैंकी एनुअल मिजरी इंडेक्स, उसमें क्या ऐड किया है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैंक का लैंडिंग रेट माइनस रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। फॉर्मूले जो है वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ
बिजनेस साइकिल हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस साइकिल की सारी थ्योरीज। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलरेडी मैं ये आपको करवा भी चुकी हूँ, बिजनेस साइकिल की थ्योरी मैंने करवाई भी थी। ये सिचुएशन आपकी ट्रफ की है, ये रिकवरी की है, ये प्रोस्पेरिटी, फिर बूम या पीक, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर वापस से ट्रफ, फिर वही चलेगा, ट्रफ फिर रिकवरी, फिर प्रोस्पेरिटी, फिर बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन। यही हमारी क्या है, बिजनेस साइकिल। और ये जो लाइन है वो आपको किसको क्या शो कर रही है, ये लाइन आपको शो कर रही है स्टेबिलिटी, कि हमें अपनी इकोनॉमी में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और ऑल्दो वी आर फेसिंग दीज साइकिल्स, बट व्हाट वी वांट टू स्टेबल आवर इकोनॉमी। हर कोई अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहता है। तो उसमें कुछ थ्योरीज है, इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है, बिजनेस साइकिल की, तो वो आप क्रोनोलॉजी पढ़ लेना। और हम थ्योरीज करते हैं। सनस्पॉट थ्योरी जेवॉन्स ने दी 1875 में, और क्या बोला कि जो हमारा वेदर है वो इफेक्ट करता है हमारी, और इसकी वजह से हर 10.4 ईयर्स के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या आती है, ट्रेड साइकिल आती है। क्योंकि पहले तो हमें पता है ना कि वेदर के बेसिस पे ही प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर हमारा डिपेंड करता था पहले इसी के बेसिस पे। तो अगर आपका मानसून कम होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम प्रोडक्शन होगी, फार्मर्स की इनकम कम होगी, और इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। वैसे ही सेकेंड अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकल थ्योरी किसकी है, पीगू की है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ये क्या कहता है कि इंसान की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, और उसकी साइकोलॉजी ही ट्रेड साइकिल्स जो है क्रिएट करती है। अगर एक इंसान ऑप्टिमिस्टिक सोचता है, ठीक है, बढ़िया सोचता है कि सब कुछ बढ़िया होगा, तो वो उसका एटीट्यूड क्या हो जाएगा, वो ओवर एस्टिमेट करेगा फ्यूचर को कि चीजें अच्छी हैं, डिमांड बढ़ाएगा, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगा और प्रोडक्शन ज्यादा कर लेगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा। वैसे ही अगर हम एक पर्सन है जो पेसिमिस्टिक सोचता है, ठीक है, निराशावादी है, ये आशावादी बंदा है, ठीक है, आशा रखता है, और ये निराशावादी बंदा है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा, प्रोडक्शन भी कम करेगा, इंप्लॉयमेंट भी कम होगी और प्रॉफिट भी कम होगा। तो इंसान की साइकोलॉजी के हिसाब से जो है ट्रेड साइकिल्स आती है, ऐसा पीगू ने कहा है। वहीं अगर हम अंडर कंजम्पशन थ्योरी बात करें तो माल्थस, मार्क्स, हॉब्सन इन सब ने दिया। उन्होंने बोला कि इंसान डिप्रेशन के टाइम पे ओवर सेविंग, और डिप्रेशन के टाइम पे ड्यू टू डिप्रेशन अगर है ड्यू टू ओवर सेविंग के कारण, तो ग्रेट इनइक्वालिटीज जो है वो जनरेट होंगी। एज वी नो कि एमपीसी जो है रिच की कम होती है और पुअर की ज्यादा होती है, ये हमने अभी पहले भी किया है। तो जो रिच पर्सन है वो सेव ज्यादा करेगा, इन्वेस्ट ज्यादा करेगा, ज्यादा गुड्स जो है वो मार्केट में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये बंदा तो सेव ही कर रहा है, और ओवर प्रोडक्शन होगी, और मेजोरिटी पीपल हमारे कम है। तो देखो, मतलब कंक्लूजन क्या है इसका, जो कंजम्पशन करते हैं ना वो गरीब लोग करते हैं, और गरीब लोगों की एपीसी जो है वो कम है, वो कम कंज्यूम कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, वो उस लेवल पे कंजम्पशन कर नहीं पाते। मेजोरिटी हमारे लोग गरीब ही हैं, और जो हमारे अमीर हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं वो पैसा खर्च नहीं करते, वो तो सेव करते रहते हैं क्योंकि उन्हें फर्दर इन्वेस्ट करना है, जिसकी वजह से मार्केट्स में गलत आ जाते हैं और ओवर प्रोडक्शन होती है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। अंडर कंजम्पशन के कारण लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, ये थ्योरी है इसके बारे में, जो किसने दी है, माल्थस, मार्क्स, हॉब्सन ने। प्योर मॉनेटरी थ्योरी राल्फ हार्ट्रे की है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, टू द पॉइंट चीजें। इन्होंने क्या कंसीडर किया है, मॉनेटरी और क्रेडिट फ्लो को, कि मॉनेटरी और क्रेडिट फ्लो के थ्रू हम जो है इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स जनरेट करते हैं। ये क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड है। एम वी इज इक्वल टू पी बाय, ये हम कितनी बार कर लिया हमने। सो क्रेडिट जो एक्सपेंशन होगा, अगर हमें क्रेडिट ज्यादा मिलेगा तभी इकोनॉमी क्या हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। और अगर क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर दिए, अगर क्रेडिट कम कर दिए, उधार कम दिया, तो हम इकोनॉमी में क्या आएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगी। तो बैंक ही है जो फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो बढ़ाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देता है, जितना ज्यादा क्रेडिट देगा उतना ही एक्सपेंशन आएगा, जितना कम क्रेडिट देगा उतना ही कम एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, ये हायाक की है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो बोली है वो बोली है कैपिटल गुड्स में, कि कैपिटल गुड्स में क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। कैसे, क्योंकि एक्चुअल और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट में इम्बैलेंस है, कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी है और हमारी डिजायर कितनी है, उसमें इम्बैलेंस के कारण जो है हमारी ट्रेड साइकिल्स जो है वो जनरेट होती है। देखो, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन है, मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट या बोरोइंग शॉर्ट रन में। अगर आपका जो मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बोरोइंग की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है आपके रिटर्न से ज्यादा, रिटर्न कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर आपकी रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो आप एक्सपेंड करोगे, ऑब्वियसली आप अपनी जो है बिजनेस को एक्सपेंड करोगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे। तो ओवर इन्वेस्टमेंट अगर हम कर देते हैं
इकोनॉमी में ये सोच के कि हमारे रिटर्न्स ज़्यादा हैं, तो वो हमारे बिजनेस साइकिल्स को क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें शुम्पेटर की इनोवेशन थ्योरी, तो ये इनोवेशन थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है रैपिड चेंज के लिए। मतलब आपके कैसे कैसे इनोवेशन आ सकता है। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। या तो आपकी प्रोडक्शन मेथड में कोई चेंज आया, या ट्रांसपोर्टेशन मेथड में आपने चेंज कर लिया, या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आ गया, कोई आपने नया आर्टिकल बना लिया, नई मार्केट ओपन कर ली, या नया सोर्स ऑफ मटेरियल आपके पास आ गया। तो इन तरीके से क्या आ सकती है, इनोवेशन आ सकती है। ये साइकिल्स तो मैंने आपको करवाई थी लास्ट क्लास में, साइकिल्स तो मैंने करवाई थी, बट ये जो मैंने कंक्लूजन लिख रखा है वो देखना। देखो स्टार्टिंग में एक पर्सन ने स्टार्टअप खोला अपना, परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन है, तो मार्जिनल कॉस्ट किस बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, ठीक है, या फिर एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर है। अब जैसे ही स्टार्टअप हुआ, जैसे ही स्टार्टअप आया मार्केट में, फर्म्स आई, तो देखो उनके पास पहले से तो कोई फंड है नहीं कि पहले से ही उनके पास फंड है, तो वो बैंक से क्या लेंगे, वो बैंक से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे और इनपुट्स परचेज करेंगे, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी क्योंकि उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ रहा है। कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, उनकी कॉपी बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे तो स्वैम लाइक्स क्लस्टर जो है वो जनरेट हो जाएंगे, सब कोई कॉपी बेच रहा है। अब आपने देखा होगा एडिडास, नाइके, सबकी कॉपी बिक रही है, तो बंदा कोई इनोवेशन लेके आया, उसकी किसी ने कॉपी कर ली, ऐसे ही मार्केट्स में सेम सेम प्रोडक्ट्स जनरेट हो गए, तो आउटपुट मार्केट में ज्यादा आ गया, आउटपुट ज्यादा बन गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया। लेकिन एक टाइम के बाद जब इतनी सारी इकोनॉमी में जब सेम चीजें आने लग जाएंगी, तो एक पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई। सप्लाई क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि कॉपी करने वाले ने भी कॉपी कर लिया और उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट बढ़ने से प्रॉफिट कम हुआ, बिकॉज ऑफ न्यू कंपनीज मार्केट में आ गई जो कॉपी कर रही हैं, उससे हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई, प्रॉफिट रिड्यूस होगा। अब एक पॉइंट पे आपको ये जो आपने बैंक से लोन लिया था, उस बैंक के लोन को भी रीपे करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में आपको दे देंगे, उसको रीपे करना पड़ेगा। रीपे करने के लिए आपने इतना प्रॉफिट अभी कमाया नहीं है, तो कई सारी फर्म्स जो है वो मजबूर हो जाएंगी कि उन्हें लिक्विडेशन करना पड़ेगा, अपनी कंपनी बेचनी पड़ेगी और पैसे चुकाने पड़ेंगे। कुछ फर्म्स फोर्स होंगी कि उन्हें अपनी एक सेकेंड लिक्विडिटी जो है वो फोर्स करना पड़ेगा कि हमें अपनी फर्म्स जो है वो बेचनी पड़ेंगी, मनी सप्लाई कम होगा, मतलब इकोनॉमी में सप्लाई फिर कम हो जाएगी, फिर प्रॉफिट कम, फिर प्राइस कम, इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, एक तरीके से डिप्रेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन ये है कि कोई भी नई फर्म इकोनॉमी में आती है, वो अपना स्टार्टअप करती है, उनके पास खुद के पास कोई फंड होता नहीं है, वो बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं, तो कंपटीटर्स आएंगे, उनकी कॉपी बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे तो स्वैम लाइक क्लस्टर्स जनरेट हो जाएंगे, मतलब सब कॉपी 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 बिकने लग जाएगी मार्केट में, एकदम से आउटपुट बहुत ज्यादा आ जाएगा। सब स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे सप्लाई बढ़ जाएगी इन कॉपी करने वालों की भी, तो प्रॉफिट ये रिड्यूस कर देंगे, प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। अब हमें बैंक को लोन देना पड़ेगा वापस, तो कुछ फर्म्स हैं जो इनको अपनी बिजनेस बंद करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, तो फिर हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्राइस कम, और इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। ये क्या है। अब केन्स की एक्सप्लेनेशन क्या है बिजनेस साइकिल की, ये रिप्लाई दिया उसने क्लासिकल्स को। क्या बोला, क्या कि बिजनेस साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट। इनकम एंड आउटपुट डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयमेंट पे, और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। जो याद है बिल्कुल स्टार्टिंग में जब केन्सियन करा रहे थे तब मैंने बोला था कि ये डिपेंड करती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब बिजनेस साइकिल बताएंगे, तो वही है ये, ठीक है। इनकम और आउटपुट डिपेंड करती है आपकी एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मार्जिनल एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। शॉर्ट रन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो रहती है कांस्टेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो भी वेरिएशंस आते हैं, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट चेंज होता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जितनी ज्यादा हमारी कैपिटल की एफिशिएंसी होगी, उतना ही ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा, उतने ही ज्यादा हमें लेबर रखने पड़ेंगे, उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो बूम पीरियड में अगर हमने ये मान के चला कि हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर इस टाइम पे जो है ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, उसको पता है कि मेरे कैपिटल की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा। उसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा, आउटपुट भी ज्यादा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, ठीक है। एक पॉइंट के बाद मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे बढ़ेगी। अब प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक से पेसिमिस्ट हो जाएगा, निराशावादी हो जाएगा। अब वो अपने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को दोबारा ओवर एस्टिमेट नहीं करेगा,
इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इनकम कम जनरेट होगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल जो है वो जनरेट करती है। केन्स किससे रिलेटेड है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंड करती है कंप्लीटली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। बूम पीरियड में हम एफिशिएंसी ज्यादा मान के चलते हैं तो प्रोड्यूसर ऑप्टिमिस्टिक रहता है और आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके लेबर लिमिटेड है, सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाती है, फिर आप धीरे 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 सप्लाई ज्यादा आ जाएगी मार्केट में, प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो अब पेसिमिस्टिक बन जाएगा। अब आपने जो ओवर एस्टिमेट की थी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को, उसको आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। उसकी वजह से आप देखोगे कि पहले से मेरे पास इतना प्रोडक्ट है, तो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कम करोगे, इनकम कम जनरेट होगी और इकोनॉमी में क्या आ जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ सैमुअल्सन मॉडल ऑफ मल्टीप्लायर या एक्सेलरेटर इंटरेक्शन। सैमुअल्सन का जो मॉडल है वो क्या है, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का इंटरेक्शन है। इसने क्या बोला है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, अगर इनकम बढ़ेगी, अगर चेंजिंग इनकम में चेंज आया तो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन होगी, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, गुड्स की ज्यादा डिमांड आएगी। फिर उसकी वजह से जब गुड्स में ज्यादा डिमांड, जब गुड्स की डिमांड बढ़ गई, तब हम क्या करेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, मतलब फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि गुड्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो है कंजम्पशन में चेंज आया, उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, ये एक साल में क्या लगेगा, गैप, मींस देयर इज अ लैग बिटवीन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। कोई गवर्नमेंट या एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पे नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, रेट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज आया, हमारी डिमांड बढ़ गई, इस वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऐसा सैमुअल्सन ने कहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे वाई टी इज इक्वल टू सी एमपीसी 1 प्लस बीटा वाई टी माइनस 1 माइनस सी बीटा वाई टी माइनस 2, 2 साल का। ठीक है, हमने बोला ना कि एक गैप होगा, तो वही बात है कि जो अगर आपकी 2024 की जो इन्वेस्टमेंट इनकम आउटपुट होगा वो किस पे करेगा, 2023 पे और 2022 पे, दो चीजों पे करेगा डिपेंड। ठीक है, सो सी का मतलब आपका एमपीसी भाई, और बीटा का मतलब क्या है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब ये अलग अलग रीजन से रखे हैं कि अगर हमारा अल्फा 0.5 वैल्यू है और बीटा आपकी 0 है तो साइकिल लेस पाथ बनेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रियल रूट्स आपके आएंगे, ग्रेट लेस देन 1 के रहेगा। अगर आपका ये बी वाला पॉइंट ये आपको शो करता है कि स्टेबल रूट्स रहेंगे लेस देन 1, अल्फा की वैल्यू 0.5 और बीटा की वैल्यू 1, तो क्या बिहेवियर रहेगा, डैम्प्ड फ्लक्चुएशंस रहेंगे और कन्वर्जेंट हमारा बनेगा। अगर हमारी ई पॉइंट है, मतलब जहां पे आपके अल्फा की वैल्यू 0.5 और बीटा की वैल्यू 2 है, बीटा मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, अल्फा का मतलब एमपीसी, तो फ्लक्चुएशंस होंगे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के, ये आपके फ्लक्चुएशंस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ये रहा डायग्राम, अभी मैं सारी डायग्राम भी दिखा देती हूँ। देखो ए हमारी अगर अल्फा 0.5 है, मतलब एमपीसी अगर हमारी 0.5 है और बीटा हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर 0 है, तो हमारी साइकिल लेस पाथ होंगे। बी अगर हमारी जो है अल्फा एमपीसी 0.5 और बीटा 1 है, तो हमारे डैम्प्ड फ्लक्चुएशंस बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, फिर ये धीरे धीरे जाएंगे। उसके बाद अगर हमारी अल्फा 0.5 और बीटा 2 है, तो हमारे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहेंगे, मतलब हम इसी रेंज में जो है वो घूमेंगे। उसके बाद अगर आपके अल्फा 0.6 और बीटा 2 है, आपके रूट्स 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे, एक्सप्लोसिव साइकिल हो जाएगी, डाइवर्जेंट, आप डाइवर्ज कर जाओगे, इक्विलिब्रियम से डाइवर्ज कर जाओगे बाहर की तरफ। और अगर आपके डी यहाँ पे आपके पॉजिटिव रियल रूट्स रहेंगे, ग्रेटर देन 1 रहेंगे, एमपीसी की वैल्यू 0.8, कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका 4, आपको मिलेंगे साइकिल लेस एक्सप्लोसिव पाथ, मतलब एवर इंक्रीजिंग मिलेंगे। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा एवर इंक्रीजिंग का। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बता देना, इसको मैं अलग से आपको शेयर कर दूंगी। अब ये कुछ 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले अगर है डैम्प्ड नॉन ऑक्सीलेशन। डैम्प्ड नॉन ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है कि आपका इनकम राइज हुआ, आपका आउटपुट राइज या फॉल हो रहा है एट द डिक्रीजिंग रेट टू अराइव एट न्यू इक्विलिब्रियम। अब राइज या फॉल हो रहा है टू अराइव एट न्यू इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है कि फ्लक्चुएशंस टेंड्स टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये जो आपके फ्लक्चुएशंस हैं वो और छोटे और छोटे और छोटे होते जा रहे हैं और फाइनली वो डिसॉल्व हो जाते हैं और इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाती है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। एक्सप्लोसिव नॉन ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन में आ सकते हैं। एक्सप्लोसिव नॉन ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है कि आपकी इनकम राइज या फॉल कर रही है एट एक्सपोनेंशियल रेट पे, ठीक है, एंड इन इट कंटिन्यूज टिल इट रीचेस बॉटम, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये एकदम अपने बॉटम पे ना चली जाए। एक्सप्लोसिव ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है कि फ्लक्चुएशंस टेंड्स टू गेट लार्जर एंड लार्जर, जैसे यहाँ पे फ्लक्चुएशंस टेंड्स टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर है ना, यहाँ पे आपके फ्लक्चुएशंस जो है टेंड्स टू गेट लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर,
एंड फाइनली वो अगर लार्ज होते जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम से डाइविएट कर जाएंगे, हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके जो फ्लक्चुएशंस है वो स्मॉल होते जा रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कैल्डोर मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल और गुडविन, इन दोनों ने कहा कि दो ही फेज है हमारे बिजनेस साइकिल के, एक डिप्रेशन है, एक बूम है। इन्वेस्टमेंट जो है फंक्शन है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जबकि यहाँ पे समझ ने बोला था चेंज इन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो आपके इफेक्टेड होंगे वो किस वजह से होंगे, आपने कितनी कैपिटल एक्युमुलेशन की है। और रियलिटी में हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट का फंक्शन क्या होता है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब कि इफेक्ट होता है, लीनियर नहीं होता कि जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, नहीं। दूसरी चीज इन्होंने जो कंसेप्ट यूज किया है वो एक्स एंटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का यूज किया, मतलब प्लान्ड का यूज किया, एक्चुअल का यूज नहीं किया। अब दो चीजें आती हैं, अगर आपकी सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो उस पॉइंट पे आपकी इनकम कम होगी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग कम है तो आपकी इनकम ज्यादा होगी, तभी आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कर पा रहे हो। दो चीजें आती हैं, देखो अगर आपका इस तरीके का केस बन रहा है, इस तरीके का केस मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्लोप है और सेविंग आपकी स्टीप है, तो उस पॉइंट पे आपको जो इक्विलिब्रियम मिलेंगे वो स्टेबल मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है ये ग्रेटर देन है किससे, परसेंटेज चेंज इन सेविंग से। सेविंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम इस चीज को बढ़ाओगे तभी तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इस केस में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी अपने आप जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरा केस देखें कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो स्लोप है वो स्टीप हो और सेविंग आपकी फ्लैट हो, तो इस पॉइंट में आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर एक बार इक्विलिब्रियम से इकोनॉमी हट गई तो इकोनॉमी को वापस आना बहुत मुश्किल है, इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में चली जाएगी। इस पॉइंट पे जहां आपकी इन्वेस्टमेंट स्लोप का स्टीप है और सेविंग आपकी फ्लैट है, सेविंग का स्लोप आपका फ्लैट है, तो उस केस में आपको इक्विलिब्रियम में आना मुश्किल है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये क्या शो करते हैं, देखो ये सेविंग और अगर हम इसे देखें तो ये इन्वेस्टमेंट, ये दोनों पॉइंट्स तो आपके इक्विलिब्रियम के हैं, स्टेबल। मतलब ये अगर ऊपर है तो ये बूम स्टेबल बूम, और ये अगर नीचे है तो ये स्टेबल डिप्रेशन को शो कर रहा है, क्योंकि लो लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहाँ पे आपका लो लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट होगा, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट होगा, तो स्टेबल बूम और यहाँ पे स्टेबल डिप्रेशन। बट अगर इस पॉइंट पे है तो ये क्या शो करता है, इनस्टेबिलिटी को शो करता है, अनस्टेबल रहेंगे, इकोनॉमी वापस से अपने आप जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगी, एक बार डेविएट हो गई तो वो कोलैप्स ही होगी, हाइपर इन्फ्लेशन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट देके बोल सकते हैं कि ये ए पॉइंट बताओ, ये बी पॉइंट क्या शो कर रहा है, सी पॉइंट क्या शो कर रहा है, तो ध्यान रखना। इन ट्रेड साइकिल्स को हम सेल्फ जनरेटिंग ट्रेड साइकिल्स भी कहते हैं, सेल्फ जनरेटिंग, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला कि अपने आप इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे अगर ये सिचुएशन है तो, लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में तो इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचेंगे और खराब हो जाएंगे, ये चीजें बोली। उसके बाद अगर हम बात करें हिक्स के बिजनेस साइकिल मॉडल की, तो सबसे पहली बात इन्होंने कंस्ट्रेंट दी है, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम, ट्रफ फेस और आपका ये ऑटोनोमस फेस। ये आप ये कंस्ट्रेंट मेंशन है कि इकोनॉमी जो है इन चीजों के बीच में ही रहेगी, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हिक्स का जो बिजनेस साइकिल मॉडल है ये किस पर्टिकुलर मॉडल से के इंप्रूवमेंट पे है, तो ये सैमुअल्सन के इंप्रूवमेंट पे है। हिक्स ने क्या किया, इन्होंने कंबाइन किया केन्स का सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशन, मल्टीप्लायर का प्रोसेस, क्लार्क का एसिलरेटर का प्रोसेस जो हमें पता था चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, हमने ये पढ़ा था, सैमुअल्सन का मल्टीप्लायर एसिलरेटर मॉडल, हैरो-डोमर का ग्रोथ मॉडल। क्या असम्पशन ली कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पे आपकी वांटेड रेट ऑफ ग्रोथ और आपकी नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, एक्चुअल और नेचुरल आपके क्या हो, रेट ऑफ ग्रोथ आपकी बराबर हो। इन्वेस्टमेंट जो है फंक्शन हो किसका, करंट आउटपुट का, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो सकता है आपके चेंज इन आउटपुट का। अब ये जो सीलिंग हमने लगाई है कि यहाँ से यहाँ तक ही मूव करेगी आपकी जो है ट्रेड साइकिल, वो किस वजह से आई है, लगाई है बिकॉज देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, इस वजह से ये जो है इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट और इसके बीच में ही रहेगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बीच में। एक साल का टाइम लैग होगा इनकम और एक्सपेंडिचर में और जीएनपी और नॉन वेज में, मतलब एकदम से बदलेगा नहीं कि एकदम से इन्वेस्टमेंट की तो एकदम से आउटपुट बदल गया, नहीं, उसमें क्या लगेगा, टाइम लैग रहेगा। अब हमारी जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ से कहाँ तक, जो हमारी ट्रेड साइकिल है वो कहाँ से कहाँ तक कर रही है, ट्रफ फेस से लेके इक्विलिब्रियम मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बीच में जो है इकोनॉमी जो है वो ट्रेड साइकिल्स जो है वो लाई कर रही हैं। अब इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर और एसिलरेटर की वजह से ही इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आता है, ऐसा किसने बोला है, आपके हिक्स ने। और एक सेकेंड क्या हो गया इसमें,
यस, ऐसा किसने बोला है? हिग्स ने, कि इंट्रैक्शन जो है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का, वही इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस लेके आता है। हिग्स के अकॉर्डिंग जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ किसकी वजह से है? ड्यू टू योर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, की आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही इकोनॉमी जो है ग्रोथ जो है वो शो कर रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो सही की इसने गुडविन ऑस्टिन ने, और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही कारण नहीं है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी रीजन है किसका? आपकी इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल्स जनरेट हो रही है उसका। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही बता, ये हिग्स तो कह रहे हैं कि सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही ग्रोथ आ रही है, लेकिन गुडविन ये कहता है कि सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं, आपके जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो भी रीजन है। तो गुडविन की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी दो ही चीजें बोली हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की फेस है या फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन है। गुडविन का मॉडल प्रेडेटर प्रे मॉडल भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों? बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस क्लैश बिटवीन लेबर एंड कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट और लेबर में कंटिन्यूअस क्लैश होता रहता है, लड़ाई होती रहती है, कि जैसे कैपिटलिस्ट ने वेजेस आउटपुट बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ गए, तो फिर लेबर कहेंगे कि भाई हमारे भी बढ़ा दो, तो उस तरीके से इनके बीच में क्लैश रहता है। तो ये मॉडल सिमिलर है हिग्स की तरह ही, इन्होंने भी मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर प्रिंसिपल को अप्लाई किया है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रीजन है किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ का। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब इनोवेशन टेक्नोलॉजी भी है हमारी यहाँ पे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब, जब मैं आपको कितनी बार बता चुकी इंड्यूस और ऑटोनोमस में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा। एज्यूम क्या करेंगे? दैट फुलर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है। इन्होंने किसे इंटीग्रेट किया है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि गॉडविन ने कौन कौन सी थ्योरीज को इंटीग्रेट किया है। हेरोल्ड-डोमर, फिलिप्स कर्व, और ये क्या जनरेट करते हैं? ये जनरेट करते हैं एंडोजीनियस बिजनेस साइकिल्स को जनरेट करते हैं। अब ये जो असम्पशन है, ये 6 असम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविन की क्या क्या असम्पशंस हैं? सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि स्टेडी ग्रोथ ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी है। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हमारे लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो एक स्टेडी रहेगी, सेम रहेगी। स्टेडी ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स है, क्योंकि बर्थ रेट हमारा क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल। सेविंग और इन्वेस्टमेंट ओनली कैपिटलिस्ट करते हैं, ओनली कंज्यूम कौन कर रहा है? वर्कर्स। वर्कर्स सिर्फ कंज्यूम करेंगे, सेव और इन्वेस्ट करने का काम किसका है? कैपिटलिस्ट का है। वर्कर्स कोई भी सेविंग नहीं करेंगे। हमारा कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो रहेगा, फिक्स्ड एक्सेलरेटर कोफिशिएंट रहेगा, रियल वेजेस चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द लीनियर फिलिप्स कर्व। अगर वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्लोज इकोनॉमी मूव करेगी, वेजेस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे इकोनॉमी किसकी तरफ जाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। ठीक है, ये मॉडल अच्छा, ये एक मॉडल लिख रखा है बॉमल का वर्जन, KD इज इक्वल टू VY। मतलब कहने का मतलब क्या है? KD का मतलब डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल, और V का मतलब क्या है? डिजायर्ड और ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर चेंज इन K अपॉन चेंज इन T, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट हमारी मैक्स है, कब हम इन्वेस्टमेंट को मैक्स करेंगे? जब आपकी डिजायर ज्यादा है और एक्चुअल कम है। अभी एक्चुअल कम है ना, तो हम डिजायर तक पहुंचने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्चुअल ज्यादा है और डिजायर कम है, तो हमें इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल ग्रोथ कहाँ होगी? जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो, एक्चुअल और डिजायर इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट जीरो हो। ठीक है, वो हमारी सिचुएशन है स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल ग्रोथ की। ये फॉर्मूला दे रखा है बोमल वर्जन में, वो आप ये फॉर्मूला आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद बस ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख रखा है। वैल्यू ट्रेड रेशियो करंट एंड लेविन ने दिया है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्लासिकल्स के हमने देखा था कि क्लासिकल्स कब खत्म हुए थे? जब इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, तो केन्स आ गए। उसके बाद क्या आ गए? मोनेटरिस्ट आ गए। जब इनका जो प्रॉब्लम आई केन्स में स्टैगफ्लेशन की, तो फिर मोनेटरिस्ट आए, फिर न्यू केन्सियन आए। ये सारे न्यू केन्सियन है, अकरलफ, डॉनबुश, सैमुअलसन, एक्ले, हिक्स। क्लासिकल्स से पहले न्यू क्लासिकल्स आए, और न्यू क्लासिकल्स के बाद क्या आ गए? न्यू क्लासिकल। मतलब ये जब चल रहे थे तब ये भी चल रहे थे साथ साथ। ठीक है, बस ऐसी समरी में मैंने लिख रखा है समझने के लिए, और कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम वर्डून्स लॉ की बात करें, तो वर्डून्स लॉ क्या कहता है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, जो एग्जाम हमारा शायद कैंसिल हुआ था ना, उसमें आया था ये। क्या शो करता है कि एक पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट विद द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन पर हेड। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, आउटपुट में, इन सबका रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सब। लॉन्ग रन में हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रो करती है प्रोपोर्शनली टू द हाफ द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। जितने हमारा आउटपुट का ग्रोथ हो रहा है ना, उससे आधी हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रो करेगी। और ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम होगी जैसे जैसे हमारा आउटपुट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इन्होंने ये जो है इक्वेशन दी है, P इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यू। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि लेबर प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो किसके बराबर है? एक्सोजीनियस
प्रोडक्टिविटी ग्रोथ प्लस इस बीटा का मतलब ये वर्डून कॉफिशिएंट्स इनटू आउटपुट ग्रोथ। अब ये जो आपका वर्डून कॉफिशिएंट है वो 0.484 या 0.5 ये ही आपकी वैल्यू जो है वो गिवन है, इन्होंने दी है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट और परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो ये आप ध्यान रखना कि वर्डून कॉफिशिएंट कितना है। उसके बाद एम्पेरिकली मतलब इन्होंने जो है डाटा लेके स्टडी की कि अगर आपका आउटपुट 10% से ग्रो हो रहा है तो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी 4.84 से जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, यही बोला ना 0.84 आपका वर्डून्स कॉफिशिएंट है वही। अब ये फिस्कल ड्रैग है, मतलब टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज बिकॉज टैक्स पेयर्स हैव मोर टू। फिस्कल ड्रैग, फिस्कल बूस्ट, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपको करा दूंगी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसीज वगैरह। यस, सो ये हमारा सेकेंड पार्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप मेंशन कर देना। आपकी जो परफेक्ट इम्परफेक्ट मोबिलिटी जो था इसमें मैंने आपको ये तो करवा ही दिया था, ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी का केस। और आपको इम्परफेक्ट और जीरो मोबिलिटी का केस जो है वो करना है। इसका कंक्लूजन मैंने आपको दे ही दिया है, कंक्लूजन के साथ मैच करना। नहीं आता तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।